क्या आप भी अपने जुडिशरी के प्री एग्जाम को लेके परेशान हैं? क्या आपसे भी जुडिशरी का प्री एग्जाम क्वालिफाई होने में परेशानी आती है, या फिर आप जुडिशरी का प्री एग्जामिनेशन पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको जरूरत है सही टेक्निक और ट्रिक की। ये टेक्निक और ट्रिक मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं इस वीडियोस के थ्रू, जहां मैंने अपनी गारंटी को फुलफिल किया। मैंने आप लोगों से एमपी के प्री एग्जामिनेशन में 5 वीडियोस आईपीसी की शेयर की है, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे एमपी में प्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो पॉइंट ना मैंने सिर्फ डायरेक्ट में हाईलाइट कराए, बल्कि उन्हें याद करने के लिए उस वीडियो में बहुत सारी ट्रिक्स भी थी। तो अगर आप भी ऐसी ट्रिक्स के थ्रू उन वीडियोस को याद करना चाहते हैं, अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। साथ ही मैं आप लोगों को आपकी जुडिशरी प्री एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकता हूं पर्सनलाइज इंडिविजुअल अटेंशन देके, जहां मैं आप लोगों से मॉक टेस्ट शेयर करूंगा, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यही क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं। आज के लिए मैं आप लोगों से इस आगे वाले पार्ट में वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैंने अपनी गारंटी को फुलफिल किया और कैसे मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चंस हाईलाइट किए और उन्हें याद करने की ट्रिक भी बताई। के बारे में भाई, कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? भाई, कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है कोई भी बॉडी जो जज की तरह एक्ट काम करती है। यहां एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, इसे इलस्ट्रेशन को देख लीजिएगा। ये कहते हैं कोई भी पंचायत जो काम कर रही है मद्रास कोर्ट के अंदर, जिसे जस्टिस की पावर है, डिटरमाइन कर सकती है सूट को, इसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो पंचायत अगर मद्रास कोर्ट के रेगुलेशन 7 के अंदर काम कर रही है तो उसे कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। ठीक है भाई, कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम कैसे याद रख सकते हैं? एक सिंगल वर्ड है कोर्ट ऑफ जस्टिस को याद करने के लिए, जो एक्ट करता है जुडिशियसली। कोई भी बॉडी जो जुडिशियली एक्ट करती है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस वर्ड को हाईलाइट कर लीजिएगा, एक्ट जुडिशियली। अपने बेयर एक्ट में ये जो वर्ड मैं आप लोगों को हाईलाइट करा रहा हूं, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। 90% गारंटी के साथ 90% आईपीसी के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। एक और केस लो है जो आपसे पूछ लिया जाता है, यह है महबूब शाह का केस। ठीक है, महबूब शाह। याद रखिएगा, यह प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। यह प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है। इस केस में कहा गया था कि सेक्शन 34 और 149 में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 34 और 35 यानी कि कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन की डिफरेंस बताया गया है। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन का डिफरेंस बताया गया है सेक्शन महबूब शाह के केस में। इसे आप क्या बोलते हैं? इस केस को बोला जाता है इंडस रिवर केस। अच्छा, मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूं, आप मुझे बताइएगा इसमें से कौन सा 64 से रिलेटेड है और कौन सा 65 से। फाइन प्लस इंप्रिजनमेंट, और फाइन पे नहीं किया, नॉट पेड फाइन। भाई, फाइन प्लस इंप्रिजनमेंट था और आपने फाइन पे नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? देन एडिशनल इंप्रिजनमेंट। देन एडिशनल इंप्रिजनमेंट। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं अगर फाइन और इंप्रिजनमेंट था, फाइन या इंप्रिजनमेंट था, तो उस केस में क्या होगा? तो भी यहां अगर फाइन पे नहीं किया तो भी आपको एडिशनल पनिशमेंट दिया जाएगा।
मगर यहां एक रूल है जो एग्जिस्ट करता है 1/4 की लिमिट का। ये रूल एग्जिस्ट करता है 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट। 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां फाइन प्लस इंप्रिजनमेंट हो या फाइन और इंप्रिजनमेंट हो, अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो उस केस में आप लोगों को एडिशनल इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। रूल है 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट। बताओ ये चीज किससे रिलेटेड लिखी है? 65 से रिलेटेड, 64 से रिलेटेड? या दोनों से रिलेटेड लिख दिया? अरे भाई अंतिमा वो अलग चीज है, इसे रीड किया जाता है। दोनों बातें आईपीसी में और जो सीआरपीसी में कह रखी हैं, दोनों अलग अलग कह रखी हैं। पहले ही बता देता हूं, आप लोगों को लग रहा हो कि सेम है, नहीं जी। यहां मैक्सिमम की बात करते हैं, वहां कहते हैं जो इंप्रिजनमेंट दिया है उसके बारे में। तो पढ़िएगा इसके बाद सेक्शन 71, सेक्शन 71 और सेक्शन 71 में भी मैं आप लोगों से बोलूंगा ये वाला पॉइंट, वेयर सेवरल एक्ट ऑफ विच मोर देन वुड बी इटसेल्फ themselves constitute an offense combined a different offense, the offender shall not be punished of a more severe punishment than the court tried he could be more than offense। भाई क्या कह रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पे? इसे यहाँ जो इलस्ट्रेशन है इसका ये मार्क कर लीजिएगा, 71 का इलस्ट्रेशन ए। अच्छा कर लेते हैं सेक्शन 73 का। भाई 73 क्या बोलता है, यहाँ भी एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। भाई अगर आपको पनिशमेंट हुआ है 6 महीने का, 6 महीने का, तो उस केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने टाइम का दिया जा सकता है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने टाइम का? 1 महीने का, ठीक है। अगर आपको सजा हुई है 6 महीने से ज्यादा, मोर देन 6 मंथ बट अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, तो कितने टाइम का? 2 महीने का पनिशमेंट। अगर आपको सजा हुई है 1 ईयर से ज्यादा, मोर देन अ ईयर, तो उस केस में 3 महीने का। मैक्सिमम कितने टाइम का आप लोगों को दिया जा सकता है? मैक्सिमम कितने टाइम का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है एक्यूज्ड को? आप लोग मतलब एक्यूज्ड को, ठीक है। 3 महीने का, 3 महीने का दिया जा सकता है। और एक बार में कितना दिया जा सकता है? वंस 14 डेज एट अ टाइम। एक बार में 14 दिन से ज्यादा अंदर बंद नहीं रख सकते, ठीक है। ये बात आप लोगों से सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहता है। इस पॉइंट को देख के आप क्वेश्चंस लगा सकते हो आसानी से। उसके बाद सेक्शन 90 में कंसेंट के डेफिनेशन के बारे में बात कर रखी है। आप लोगों को याद रखना है इसमें 3 चीजें। पहली चीज, आप लोगों को लगता है कंसेंट की जो एज है ना, केवल कंसेंट से रिलेटेड इसमें लिख रखा है 12 साल के बारे में। इसमें आपको लगता है कि केवल सिर्फ और सिर्फ 12 साल के बच्चे के बारे में, कंसेंट के बारे में लिख रखा है। ऐसा नहीं है। इसमें कंसेंट ऑफ इंसेन, इंटॉक्सिकेशन और कंसेंट ऑफ चाइल्ड, तीनों के बारे में मेंशन है। कंसेंट ऑफ चाइल्ड, कंसेंट ऑफ इंसेन और कंसेंट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इन तीनों की कंसेंट के बारे में मेंशन है। क्योंकि जब प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कि कंसेंट जो है आईपीसी में सेक्शन 90 में 12 साल के बच्चे के रिगार्डिंग लिखी है, इंसेन के रिगार्डिंग लिखी है, इंटॉक्सिकेशन के रिगार्डिंग लिखी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहां 12 साल वाले बच्चे पे हाईलाइट करके चले आते हो। मगर याद रखना इसमें बाकी की 2 चीजें भी और मेंशन हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग हाईलाइट करके चल सकते हैं। जितना भी कंसेंट का क्वेश्चन होता है तो वो आपका सेक्शन 90 से ही डील करता है। चलिए सेक्शन 100 के बारे में बात कर लेते हैं। भाई पहली चीज, यहां अब टोटल कितने क्लॉज हैं? टोटल अब कितने क्लॉज हैं? 7 क्लॉज हैं।
यहां 7th वाला जो ऐड हो चुका है इसका क्या नाम है भाई, एसिड अटैक से रिलेटेड, एसिड और थ्रोन ऑफ एसिड। ये पॉइंट भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये कब से ऐड हुआ है, 2013 से ऐड हुआ है। से। अच्छा, इसी के रेफरेंस में मैं आप लोगों से बोलूंगा, सेक्शन है, आप लोग यहीं लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। सेक्शन 326A और 326B, 326A और 326B दोनों एसिड अटैक से डील करते हैं। एक में अटेम्प्ट है, एक में अटैक है। एक में अटैक है, एक में अटेम्प्ट है। बताओ जी, कौन से वाले में अटेम्प्ट है और कौन से वाले में अटैक है? बोलिए जी। एक में अटेम्प्ट है और एक में अटैक है। सेक्शन 326B में अटेम्प्ट है और इसमें अटैक है, ठीक है। तो इसे भी आप अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है जो पूछा जाता है भाई, ये तो समझते ही हैं, रेप, अनलॉफुल लॉस्ट, किडनैपिंग और एब्डक्शन के केस में आप क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ आप यूज कर सकते हैं। डेथ कॉज करने का राइट जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मगर 6th वाले क्लॉज में आप देखोगे तो एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, इंटेंशन फॉर wrongful confining a person under the circumstances likely to apprehend that he will unable to recourse the public authority for release। उस केस में आप क्या करोगे, डेथ कॉज कर सकते हो। मतलब मेरा पॉइंट क्या है हाईलाइट करने का, हाईलाइट करने का पॉइंट ये है, अगर किसी पर्सन का कन्फाइनमेंट किया जा रहा है और वो भी तब जब उस पर्सन को लगता है कि मैं पब्लिक अथॉरिटी को रिकोर्स नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में डेथ कॉज करने का राइट होता है। जनरली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के केस में डेथ कॉज करने का राइट नहीं होता। उसके बाद सॉरी, मैं आप लोगों से बोलूंगा एक चार्ट बना लीजिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। एक चार्ट बना लीजिएगा ताकि थोड़ा सा चीजों को इजी हो जाए आप लोगों को याद करना, ठीक है। यहां लिख लीजिएगा डेथ, यहां लिख लीजिएगा नो डेथ, यहां लिख लीजिएगा कमिंसमेंट, ये लिख लीजिएगा बॉडी, ये लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी। भाई बॉडी के केस में डेथ कॉज कर सकते हैं कौन से सेक्शन में, सेक्शन 100 में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेथ कॉज कर सकते हैं कौन से सेक्शन में, सेक्शन 103 में। प्रॉपर्टी से, बॉडी से रिलेटेड डेथ कॉज नहीं कर सकते कौन से सेक्शन में, सेक्शन 101 में, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेथ कॉज नहीं कर सकते कौन से सेक्शन में, सेक्शन 104 में। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब आता है और कब एंड होता है, बॉडी के केस में लिखा है सेक्शन 102 में, प्रॉपर्टी के केस में लिखा है सेक्शन 105 में, ठीक है। 106 में आप लोगों को पहले ही पता चुका, सेक्शन 98 के साथ। बोलिए, क्या ये बात भी आप लोगों को समझ आ रही है? क्या बोलते हैं भाई, कब डेथ कॉज की जा सकती है, ये इससे रिलेटेड पॉइंट लिखाया जाता है, बताया जाता है कि कब किस केस में क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखने की जरूरत है आप सभी लोगों को। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब और सेक्शंस के साथ। सेक्शन 102 बता चुका मैं आप लोगों को क्या इसमें यूज किया जाता है, क्या लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आप लोगों को इसमें हाईलाइट कराना चाहूंगा, एक चीज और, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस। कोई पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा है आपके अगेंस्ट, तो आपके पास फिर से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं आता, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर सकते हैं।
सेक्शन 124A, भाई ये भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। इसमें से क्या पूछा जाता है? क्या सर याद करें सारा? नहीं जी, सारा याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिएगा। एक्साइट करता है या फिर एक्साइट करता है डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस केस में क्या पनिशमेंट दे रखा है ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, मगर ठीक है जाने दो। हमें पढ़ना है इसमें एक्साइट करता है या फिर डिसअफेक्शन करता है, ठीक है। किस तरीके से? किसी भी तरीके से। भाई शिरजिल इस्लाम का केस अभी आप लोगों को याद होगा, कोविड के टाइम में वो जामिया में बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से मेन क्वेश्चन पूछा जाता है डिसअफेक्शन का क्या मतलब है? डिसअफेक्शन का क्या मतलब है? डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग ऑफ एनिमिटी, ऑल फीलिंग ऑफ एनिमिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भाई एक पॉइंट और पूछा जाता है इससे, इससे एक पॉइंट और पूछा जाता है, केस लॉ है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, ठीक है। भाई आजकल आप लोग जानते ही हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत उम्मीद है, क्योंकि आजकल रमन्ना साहब भी इससे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके केस सुन रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो इम्पोज किया है वो भी बहुत सारी बार यूज किया गया है, तो इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, मैं ना आप लोगों को एक पॉइंट और बताना चाहूंगा जिसे आपको समझने की जरूरत है, और आप इससे रिलेटेड कुछ अलग सेक्शन भी पढ़ लोगे। भाई ये सेक्शन क्या है? एक तो याद रखिएगा सेक्शन 124A, सेक्शन 124A ये सेडिशन है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 505 ये हेटरेट है, ये हेटरेट है, ठीक है। अब उसके बाद आता है सेक्शन 153B, ये हेट स्पीच है, भाई प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखोगे तो अगर कोई हेट स्पीच करता है तो उस पर सेक्शन 153B लगता है। अगर कोई हेटरेट फैलाता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स आर्मी, तो उस पर सेक्शन 505 लगता है। सेडिशन ऑफ कोर्स आप जानते ही हो भाई, देशद्रोह जो है वो सेडिशन है। सेडिशन इतनी आसानी से लगने वाला सेक्शन नहीं होता, पर ठीक है पुलिस लगा रही है तो काम चल रहा है जी। सेक्शन 166, इस सेक्शन 166 में याद रखिएगा पहली बात ये चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 जो है ये इससे रिलेटेड है, ये है आपका पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है आप लोगों का सेक्शन 166। यहां से भी आपके क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं चैप्टर 9 से रिलेटेड। पहली बात आपसे यह चैप्टर ही पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों से बोलूंगा यहां एक सेक्शन और इंपॉर्टेंट है जो दे नहीं रखा, नहीं दे रखा है भाई, ये है सेक्शन 166A, सेक्शन 166A। भाई याद रखिएगा, नॉन रजिस्टरिंग ऑफ FIR, नॉन रजिस्टरिंग ऑफ FIR, पुलिस के ऊपर ये ऑफेंस लग सकता है। नॉन रजिस्टरिंग ऑफ FIR सेक्शन 166A, ठीक है। सेक्शन 166A नॉन रजिस्टरिंग ऑफ एन FIR, ठीक है। चलिए उसके बाद सेक्शन 166B, भाई एक सेक्शन और है सेक्शन 166B, ये बात करता है नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, ठीक है। नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम के बारे में ये बात करता है, तो याद रखिएगा 2013 से ऐड हुआ था, 2013 से 166B पनिशमेंट दे रखा है। 166B के साथ आप लोगों से बोलूंगा सेक्शन 357 का कौन सा वाला क्लॉज,
बोलो जी, ए बी सी कौन सा वाला क्लॉज है जो इससे डील करता है? सीआरपीसी का। सीआरपीसी का कौन सा क्लॉज है? ए बी सी, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम का। बोलो जी बोलो भाई, जल्दी बताओ सोच के, ऐसे काम नहीं चलेगा। सेक्शन 357 कौन सा क्लॉज इंपॉर्टेंट है? ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम से रिलेटेड। याद आया जी? सेक्शन 357 सी, 357 सी याद रखना है ये भी आप लोगों को। चलिए भाई आगे की बात कर लेते हैं भाई। उसके बाद आप लोगों से देखो, आजकल नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 228A। भाई इस सेक्शन को भी जरा ध्यान से देख के जाइएगा। सेक्शन 228A ये किस कब से ऐड हुआ है? ये ऐड हुआ है 2013 से, ठीक है। यहाँ अमेंडमेंट आया है 2013 से, ठीक है। यहाँ किसके बारे में बात करते हैं? नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम के बारे में सेक्शन 228A में बात करी जाती है। इसे आप किस नाम से भी बोलते हो? इसे बोलते हो आप गैग ऑर्डर के नाम से। क्या होता है? होता है ये है इस ऑर्डर के अंदर कि कोई विक्टिम जिसका नाम पेपर में पब्लिश नहीं किया जा सकता, तो उसे नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम के नाम से बोलते हैं। और जब ये ऑर्डर कोर्ट पास करता है तो उसे बोलते हैं गैग ऑर्डर। रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा था गैग ऑर्डर के वर्ड, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो अटॉर्नी जनरल थे उनके अगेंस्ट कोर्ट ने, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने गैग ऑर्डर पास किया था कि उनके नाम को मीडिया में ट्रायल के तौर पर यूज ना किया जाए। उनके ऊपर करप्शन के कुछ चार्जेस थे, ठीक है। तो सेक्शन 228A में गैग ऑर्डर है जो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम के बारे में बात करता है। 2013 में इंसर्ट हुआ है या अमेंड हुआ है, इसे बोल सकते हैं। इससे पहले इससे कौन सा केस जस्टिफाई करता था? भाई इससे पहले 228A से पहले कौन से केस से ये चीजें चल रही थी? तो केस का नाम है दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। इसके थ्रू ये चीजें गवर्न की जा रही थी, जो पहले गैग ऑर्डर के थ्रू चीजें चलती थी, ठीक है। सेक्शन 228। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ बढ़ लेते हैं। भाई क्वेश्चंस और पूछे जाने लगे हैं, ये है क्वाइन से रिलेटेड। भाई क्वाइन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूं। आप लोगों से ये भी पूछा गया है लम्स अनस्टेम्ड कॉपर। यहां कॉपर लिखा हुआ है, सिल्वर लिखा हुआ है या फिर गोल्ड लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा ये कॉपर लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है, उसके बाद इन्होंने ऐसी बेवकूफियां नहीं करी, बट ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये। तो याद रखिएगा पहली बात सेक्शन 230 में क्वाइन है, क्वाइन क्या नहीं है और क्वाइन क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी क्वाइन नहीं है, ये भी क्वाइन नहीं है, ठीक है। क्या क्वाइन है? जो क्वाइन डिनोमिनेट किया गया है कंपनीज रूपी में एज इंडियन क्वाइन, ठीक है। भाई इसके लिए भी मैं आप लोगों से बोलूंगा कि चार्ट बना लीजिए ताकि आप आसानी से चीजों को याद कर जाएं, क्योंकि ये कहां से कहां तक जाएगा। भाई चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर है 12। चैप्टर 12 है, कहां से कहां तक जाएगा? सेक्शन 230 से स्टार्ट होगा और जाएगा 263A तक, ठीक है। मैं बोलूंगा इसके लिए भी आप चार्ट बना लीजिए ताकि आप लोगों को चीजें याद रहें। पहली चीज भाई सेक्शन 231 में आपको बता रखा है कि क्वाइन क्या है। उसके बाद आप लोगों को सेक्शन 230 में बता रखा है कि क्वाइन क्या है। 231 में बता रखा है कि काउंटरफीट क्वाइन क्या है। काउंटरफीट क्वाइन यानी कि सीसी के बारे में बात की है। उसके बाद यहां मैं आप लोगों से बोलूंगा ये काउंटरफीट क्वाइन किससे रिलेटेड है? इंडियन रुपी से रिलेटेड है,
काउंटरफीट कॉइन इंडियन रुपी से रिलेटेड, ये बात आप लोगों को सेक्शन 232 में मिलती है। इंडियन कॉइन काउंटरफीट भाई कैसे याद रखिए? भाई पहली बात, याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग इस पॉइंट को याद रख पाए। पहली बात, क्या कॉइन की कोई भी वैल्यू रह गई है? भाई बताओ, सिक्कों की क्या कीमत है आज के टाइम में? मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, बोले रुपए की बात कर, रुपए की, पैसे की तो आज कीमत ही नहीं है। ठीक है, तो पैसे की कोई कीमत नहीं है भाई, सिक्कों की कोई कीमत नहीं। तो याद रखिएगा, जिसकी कोई कीमत नहीं वो जीरो में लिखा है। कॉइन, ठीक है, कॉइन किस में है? जीरो में। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा भाई, जितना भी 2 नंबर का काम है सब इंडिया में। इंडियन कॉइन की काउंटर फिटिंग सेक्शन 232। भाई ऐसा नहीं है मेरे ऊपर बोल दो सर ये तो 2 नंबर का काम इंडिया में करवा रहा है, याद रखने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, सेक्शन 232, इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों से बोलूंगा। भाई कुछ चीजें मैं आप लोगों को इससे आगे बताऊं, कुछ चीजें आप लोग इससे ज्यादा जाने। मैं इससे पहले बोलूंगा कि यहां याद रखिएगा भाई, किसकी कीमत नहीं है? पैसों की कीमत नहीं है, सिक्कों की कीमत नहीं है, मगर रुपए की कीमत तो है। बताओ जी, रुपए की कीमत तो है। और ये तो पीके को भी समझ आ गई थी, भले ही वो फॉरेन प्लेनेट से आया था, बहुत जल्दी समझ आ गई थी उसे भी। तो याद रखिएगा, ये बात आपको कहां मिलती है? 489A में मिलती है। ठीक है, काउंटरफीट नोट्स। काउंटरफीट नोट्स आप लोगों को 489A में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड आगे के कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भाई मैं ये कहता हूं, आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया इंडियन करेंसी का, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काउंटरफीट का, या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया आपने इंडियन काउंटरफीट करेंसी का, इंडियन का, तो ये कहां कहां मेंशन है? भाई ये कहां कहां मेंशन है? भाई इंडियन वाला आप लोगों को कहां मिलता है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। और आज के टाइम में ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ जैसे एग्जाम में भी मिलने लगा। हद तो ये हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडियन वाला कहां है? सेक्शन 238 में, सेक्शन 238 में। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला कहां है? 237 में। अगर रुपये की बात, ये तो थे रुपए की, सिक्कों की बात। यहां अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? नोट्स की। तो नोट्स में आप लोगों को कुछ ही चीजें याद रखनी है जो पूछी जा सकती है। भाई पहला पॉइंट है ये 489B में, 489B में आप लोगों को मिलेगा यूजिंग, सी में मिलेगा आपको पोजेशन, बी में यूजिंग, सी में पोजेशन। भाई कैसे याद रखे सर? 489 में बी में यूजिंग है तो याद रख सकते हो भाई यूएसबी के नाम से। यूजिंग किस में है? बी में है। 489B यूजिंग। भाई पोजेशन कैसे याद रखे? वही सीपी। भाई फेमस चीजें याद रख लो, अपना कर्नाट प्लेस, नहीं हाजी, कर्नाट प्लेस। तो ये सेक्शंस भी देख के जाइएगा। भाई देखो वैसे चैप्टर कितना बड़ा है, चैप्टर है 230 से स्टार्ट होता है 263A तक, मगर मैं आप लोगों को केवल 6-7 सेक्शंस ही बता रहा हूं जो याद कर लीजिए। 6-7 सेक्शन बस काम हो जाएगा आपका।
कौन कौन से सेक्शंस हैं भाई? एक हो गया सेक्शन 230, 230 हो गया आप लोगों का, 231, 232, 238 और 237। ये कुछ सेक्शंस इसे याद कर लीजिए। इसके कंपैरिजन में 489A याद कर लीजिए। एक साथ लिखे होंगे तो याद भी आ जाएंगे। भाई दिल्ली जुडिशरी में भी कोई क्वेश्चन आया था क्या इससे रिलेटेड? हाँ जी, दिल्ली जुडिशरी में कोई क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड? भाई हाँ ना तो बोल दिया करो। देखो ये सेक्शन बहुत काम के हैं, फिर से बता देता हूं आप लोगों को, सेक्शंस बहुत काम के हैं। ये ऐसे सेक्शंस हैं जिस पर आप लोग कभी जाते नहीं और पेपर में दिख जाते हैं। अच्छा देखा नहीं, कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद सेक्शन 340, 354, 354 भाई किसके बारे में बात करता है? आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। यहां याद रखना ये वुमेन की मॉडेस्टी पे बात हो सकती है, यानी कि कोई वुमेन के पास ही मॉडेस्टी होती है। आदमी की तो कोई मॉडेस्टी ही नहीं है लॉ में, आदमी की इज्जत ही नहीं है। और पुष्पा पूरे टाइम लड़ता रहा, इज्जत चाहिए इज्जत चाहिए, उसे 354 नहीं बढ़ाया। भाई कुछ भी कर लो तुम्हारी नहीं होगी। ये सिर्फ औरतों का कहना है, मॉडेस्टी। आउटरेज हर मॉडेस्टी, ठीक है। इंप्रिजनमेंट कितना है? 2 साल। इंप्रिजनमेंट कितना है? 2 साल, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां भी कुछ सेक्शंस हैं, ABCD, यहां भी कुछ सेक्शंस है। सेक्शन 354A, 354A भाई पूछा जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट पूछा जाता है, बहुत याद रखिएगा, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक इकलौता एक्ट भी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें याद रखिएगा एक और चीज पूछी जाती है, फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। तीसरी चीज शोइंग पोर्नोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट, शोइंग पोर्नोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। मगर अगेंस्ट विल, अगेंस्ट विल, अगेंस्ट विल मतलब अपने आप से कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगेंस्ट विल देन इट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट। एक केस आया था मेरे पास, एक केस आया था मेरे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड। केस के फैक्ट ऐसे थे कि एक पर्सन था, वो जो है उसके साथ एक कलीग काम करती थी, तो उसे वो प्रपोज करता रहता था, बार बार प्रपोज करता रहता था, ठीक है। तो उस लड़की ने उसके ऊपर सेक्शन 354A लगा दिया। मैंने कहा क्या हुआ था, बात बताओ पूरी। तो कहता है मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला, मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला सेक्सुअल से रिलेटेड, बट बार बार प्रपोज करता था। मगर याद रखिएगा इसमें डिमांड और रिक्वेस्ट किससे रिलेटेड है? सेक्सुअल फेवर से रिलेटेड, सेक्सुअल फेवर से रिलेटेड। एक कंपनी के कंप्लाइंस देख रहा था मैं, वहां आया था ये केस। अच्छा एक पॉइंट और बता देता हूं यहां इसी में, हाँ बार बार एक पॉइंट और बता देता हूं। सेक्शन 366,
एक सेक्शन और देखिएगा इसी के रेफरेंस में, सेक्शन 366, बहुत ही मजेदार सेक्शन है। देखो मैं पहले बता देता हूं, मैं आप लोगों से कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर लेता हूं जो कि कॉमन नहीं है लैंग्वेज में, बट इसे घबराना मत सुनने के बाद। हाँ जी, सेक्शन 366 क्या कहता है भाई? ये कहता है किडनैपिंग टू कंपेल फॉर मैरिज, किडनैपिंग टू कंपेल फॉर मैरिज। ये सेक्शन सर यही क्यों बता रहे हो? मतलब लड़की से आपने फिजिकल कांटेक्ट डिमांड किया, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश की, डिमांड करी सेक्सुअल फेवर की, या फिर पोर्नोग्राफी दिखाई, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर आपने उसे घर से उठा लिया और कंपेल किया मैरिज के लिए, मुझसे शादी कर लो, 366 लग जाएगा। राधे भैया याद है क्या नाम था? निर्जला, निर्जला को उठा लिया था मारुति वैन में और वहां ले गए थे अपना इश्क समझाने के लिए, राधे भैया पे लग गया 366, किडनैपिंग टू कंपेल फॉर मैरिज। 366 366 किडनैपिंग टू कंपेल फॉर मैरिज। राधे भैया याद है? तेरे नाम। भाई डराओ मत सर। भाई निहारिका किसे उठाना है तुम्हें? हाँ जी। और एक कमाल की बात, ये देखना ये सेक्शन भी वुमेन के लिए है। मतलब आदमी को तो कोई उठा ही नहीं सकता, आदमी को कोई नहीं उठा के लेके जाएगा शादी के लिए, सिर्फ और सिर्फ औरत उठाई जा सकती है। किडनैपिंग टू कंपेल फॉर मैरिज तुम पे नहीं लगेगा निहारिका, मत घबराओ। ठीक है। सेक्शन 354A आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ 354 आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट। अच्छा ये भी याद रखना, ये जो है नॉन वेलेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल ऑफेंस है। डीजीएस में कभी कभी पूछ लेते हैं, हो चुका मगर फिर भी याद रखिएगा। भाई मुकेश देवी कह रही है सर उठाने के लिए हिम्मत और दिल होना चाहिए, फिर उसका अंजाम के लिए। भाई मुकेश जी मतलब किस तरीके का है ये? इंटिमिडेशन है या फिर इनविटेशन है? मैं समझ नहीं पाया। हाँ जी, इनविटेशन है ये इंटिमिडेशन है? चलो खैर आगे की बातें कर लेते हैं। भाई उसके बाद सेक्शन 354 बी किडनैपिंग, सेक्शन 359। भाई याद रखिएगा किडनैपिंग जो है वो कहां है? सेक्शन 359 में डिफाइन है। यहां इसके लिए मेंसरिया जरूरत नहीं होती, मेंसरिया नॉट रिक्वायर्ड। मेंसरिया नॉट रिक्वायर्ड। सेक्शन 359 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। भाई किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया सेक्शन 360 मतलब कभी नहीं पूछा जाता, इसलिए जीरो में लिखा हुआ है। इंडिया से कौन लेके जा रहा है बाहर? बताओ जी। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया किसे लेके जा रहे बैठे हो बाहर? आदमी के पास खुद बाहर जाने के पैसे नहीं है, किडनैप करके वो भी बाहर लेके जाएगा, कितना मुश्किल काम है। इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल से पूछा जाता है। 360 में इंडिया लिखा है, इंडिया से बाहर किडनैपिंग। अरे इतनी महंगी कौन किडनैपिंग कर रहा है आज के टाइम में? बोलो जी। सेक्शन 360 इंडिया किडनैपिंग।
सेक्शन 361 61 भाई 61 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 361 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बारे में बात कर लेते हैं भाई। हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की या डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 403 भाई 403 में क्या इंपॉर्टेंट है? में क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं आप लोगों को बता दे सकता हूं भाई। यहां पनिशमेंट 2 साल का है। पहली बात, यहां पनिशमेंट आप लोगों से 2 साल का है। ये कहते हैं डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट करना और कन्वर्ट करना किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को। यहां मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक्सटॉर्शन के केस में मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्वेश्चन अब पूछा जाता है, थेफ्ट के कंपैरिजन में वो पूछा जाता है। और यहां क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस है, तब कहा जाता है कि वहां इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मेंशन है और यहां सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी ही मेंशन है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। इसमें भाई इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन 403 से। भाई पहला पॉइंट आप लोगों से यहां पूछा जाता है, ए वाला इलस्ट्रेशन है। एक प्रॉपर्टी लेता है गुड फेथ में, एक प्रॉपर्टी लेता है किसी पर्सन से गुड फेथ में। ठीक है, गुड फेथ में कोई प्रॉपर्टी लेता है और उसके बाद यहां बाद में जब प्रॉपर्टी रिसीव हो जाती है तो अपनी इंटेंशन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो याद रखिएगा क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है बाद में, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है प्रॉपर्टी रिसीव करने के बाद। प्रॉपर्टी रिसीव करने के बाद डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से निकालना विदाउट कंसेंट, तो उस केस में क्या लगता है, तो लगता है 378। तो ये इलस्ट्रेशन ए इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बोलूंगा इस केस में एक्सप्लेनेशन 1 नहीं, एक्सप्लेनेशन 2 में जो पॉइंट है फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में, फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में जो पॉइंट है एक्सप्लेनेशन 2 का, ये ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसके अलावा इस केस में इलस्ट्रेशन ए ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कि अगर जो है रोड पे पैसे पड़े हुए मिले हैं और उसने पैसे उठा लिए तो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया या नहीं किया, उसमें आंसर होगा नहीं किया। उसमें याद रखिएगा ए वाले में कह रखा है कि आंसर है कि उसने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं किया, ये आपसे पूछा जाता है। उसके बाद इसी तरीके से डी वाला इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो ए डी और एक एफ वाला इलस्ट्रेशन, ए डी और एफ ये इलस्ट्रेशन देख के जाइएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ए डी और एफ ये 3 इलस्ट्रेशन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो एटलीस्ट इन इलस्ट्रेशंस को देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहां इस केस में कहते हैं सेक्शन 499 डिफेमेशन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। डिफेमेशन के ये जितने भी एक्सप्लेनेशंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां कौन सा केस है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सुब्रमण्यम स्वामी का केस है। सुब्रमण्यम स्वामी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से डील करता है इसकी। ठीक है, एक्सेप्शंस देख के जाइएगा भाई, एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके।